जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 11 अगस्त 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि विश्व आदिवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि विश्व आदिवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा 9 अगस्त को। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस जो है हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है घोषित है। इसकी शुरुआत 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से जो है हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य क्या होता है, तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है आदिवासी समुदायों के अधिकारों और ज़रूरतों पर जागरूकता बढ़ाना। इस तिथि को चुना गया क्योंकि 1982 में जो है इसी दिन पहली बार यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन की बैठक हुई थी। इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होता है। कई देशों में जो है एक साथ मनाया जाता है। भारत में भी सरकार और सामाजिक संगठन इस दिन पर विशेष कार्यक्रम करते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस देश ने जो है अपनी सीमा से लाउड स्पीकर हटाए हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी सीमा से लाउड स्पीकर हटाए हैं, इसको याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया ने। देखिए, दक्षिण कोरिया जो है इसने उत्तर कोरिया के साथ जो सीमा लगती है इसकी, वहाँ से लाउड स्पीकर हटा लिए हैं। इन लाउड स्पीकरों से जो है पहले उत्तर कोरिया जो है विरोधी प्रचार सामग्री प्रसारित होती थी। इस लाउड स्पीकर से दक्षिण कोरिया ने जो है यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के उद्देश्य से जो है उठाया है। यह लाउड स्पीकर सीमा पर कई वर्षों से लगे थे और कई बार दोनों देशों के संबंधों में जो है तल्खी आई है। कोरियाई युद्ध के बाद से जो है दोनों देशों के बीच सीमा पर ऐसी प्रचार रणनीति चलती रही। रिपोर्ट दक्षिण कोरियाई सेना ने दी है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना करें तो भारत या चीन ने जो है सीमा से हाल ही में लाउड स्पीकर नहीं हटाए हैं। यह कदम सिर्फ कोरिया प्रायद्वीप में हालिया मुद्दा है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने कौन सी टैक्सी सेवा शुरू की है। 8 प्रमुख सहकारी समितियों ने कौन सी टैक्सी सेवा शुरू की है, तो इसको याद रखिएगा, भारत टैक्सी। कौन सी टैक्सी सेवा शुरू की है? भारत टैक्सी। देखिए, 8 बड़ी सहकारी संस्थाओं ने मिलकर के भारत टैक्सी सेवा शुरू किया है। इनमें एनसीडीसी, इफको, अमूल, क्रिप्को, नाबार्ड, एनडीडीबी, नेफ्ट और एनसीएल जैसे जो है बड़े सहकारी शामिल हैं। इस सेवा का उद्देश्य जो है ड्राइवरों और ग्राहकों दोनों के फायदे के लिए काम करना है। भारत टैक्सी निजी कंपनियों को टक्कर देने के लिए बनाई गई है, जैसे कि ओला और उबर। यहाँ पर कमीशन नहीं कटेगा, ड्राइवरों को सीधे आय का हिस्सा मिलेगा। प्रारंभिक चरण में दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी में शुरुआत, बाद में देश भर में इसका विस्तार हो जाएगा। इसका संचालन जो है पूरी तरह से सहकारी मॉडल पर आधारित है, यानी कि सदस्यता, हिस्सेदारी और सामाजिक सुरक्षा केंद्रित जो है ये आधारित है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत रिटर्न जर्नी पर कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत जो है रिटर्न जर्नी पर कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की है, तो इसको याद रखना है 20%। कितने प्रतिशत छूट की घोषणा की है, तो 20%। देखिए, भारतीय रेलवे जो है इसने राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम में जो है रिटर्न जर्नी के बेस किराए पर 20% की छूट देने की घोषणा की है। यह स्कीम 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी और फिलहाल प्रयोग के तौर पर लागू है। छूट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगी जो आने जाने दोनों टिकट एक ही नाम, एक ही क्लास और रूट के साथ बुक करेंगे। आने के टिकट 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर और वापसी टिकट 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच होना चाहिए। टिकट में कोई रिफंड या संशोधन की सुविधा नहीं होगी। ये योजना त्योहारों के समय स्टेशन पर भीड़ कम करने व यात्रियों को कंफर्म टिकट जो है दिलाने के लिए है। विदेशी ट्रेनों की तुलना में भारत में पहली बार ऐसी राष्ट्रीय स्तरों की जो है छूट दी जा रही है। रिपोर्ट जो है भारतीय रेलवे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जारी की गई है।
आज के अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने बाज अख नामक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। किस राज्य सरकार ने जो है बाज अख नामक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है, तो इसको याद रखिएगा पंजाब ने। किसने? पंजाब सरकार ने। देखिए बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली जो है सबसे पहले पंजाब सरकार ने शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सीमा पार से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोकना। सीमा पार यानी कि बोले तो पाकिस्तान से। इस प्रणाली को सीमावर्ती जिलों जैसे कि अमृतसर, तरन तारण आदि में तैनात किया गया है। सिस्टम ऑटोमेटेड अलर्ट तकनीक से लैस है। ड्रोन दिखते ही तुरंत सूचना जो है मिल जाती है। पंजाब भारत का पहला राज्य है जिसने इतनी बड़ी स्केल पर यह नवाचार लागू किया है। बाज अख का उद्घाटन मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने किया। बीएसएफ, भारतीय सेना व अन्य एजेंसियों के सहयोग से यह सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है। अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में सबसे ज़्यादा सीमा पर तस्करी के मामले आते हैं, इसलिए यह कदम जरूरी माना गया। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का जो है उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसको याद रखिएगा, हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। देखिए भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक जो है और प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। यह बायो बैंक राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में है। लगभग 9300 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला यह केंद्र जो है 1.85 करोड़ की लागत से बना है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं के पुनर्योजी चिकित्सा और कोशिकीय उपचारों पर शोध को बढ़ावा देना है। यहाँ स्टेम सेल कल्चर यूनिट और 3D बायो प्रिंटर जैसी आधुनिक तकनीकें लगी हैं। इससे पशु स्वास्थ्य की रक्षा और किसानों की आजीविका सुरक्षा में जो है मदद मिलेगी। एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक जो है एक ऐसी संरचना या संस्था होती है जहां जानवरों से प्राप्त स्टेम सेल्स को एकत्रित, संरक्षित और भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो है इससे मुक्त होने वाला 10वां देश कौन सा बना है? इसको याद रखना है, केन्या। कौन बना है? केन्या। देखिए केन्या जो है वह 10वां देश बन गया है जो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त हो चुका है। मैप में देख सकते हैं, ये है केन्या। स्लीपिंग सिकनेस जो है जिसे मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस कहा जाता है, जो कि मक्खी के काटने से फैलती है। यह बीमारी जो है उप सहारा अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा पाई जाती थी। इस सफलता की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। पहले भी गिनी, युगांडा जैसे देश इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। यह उपलब्धि जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में बड़ा सुधार मानती है और आर्थिक विकास में मदद करेगी। WHO के महानिदेशक जो है इन्होंने केन्या की बड़ी जीत को अफ्रीका के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। बीमारी खत्म होने पर वहां की जनता को बेहतर जीवन और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। अगला प्रश्न है कि व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में जो है व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक शांति समझौते पर जो है किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसको याद रखिएगा, आर्मेनिया और अजरबैजान ने। किसने? आर्मेनिया और अजरबैजान ने। अगस्त 2025 में जो है व्हाइट हाउस में आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं ने संयुक्त शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस शांति समझौते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य जो है मध्यस्थता रही। यह समझौता 40 साल पुराने संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समझौते में नए पारगमन मार्ग बनाने के प्रावधान भी है जो दोनों देशों को जोड़ता है। अमेरिका ने इस समझौते के जरिए दक्षिण काकेशस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम
अलियेव ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। भारत सहित कई देशों ने इस शांति समझौते का स्वागत किया है, जबकि ईरान ने इसका विरोध भी किया। इस समझौते को ट्रंप के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो इसको याद रखिएगा, पटना में। कहाँ पर? पटना में। देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पटना में बनेगा, जिसका नाम होगा मोइनुल हक स्टेडियम। इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 40,000 दर्शक होंगी। निर्माण 2025 के अगस्त से शुरू होगा और इसे लगभग 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य है। यह स्टेडियम बीसीसीआई और आईसीसी के मानकों के अनुसार अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान, जिम, प्रैक्टिस नेट, वीडियो विश्लेषण और 5 स्टार होटल शामिल होंगे। इसकी अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपए है। निर्माण के बाद यह स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। यहाँ आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैच भी आयोजित किए जा सकेंगे। बिहार में खेल विकास के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आज के अगले और आखिरी प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसको याद रखिएगा, मंगलुरु। कौन? मंगलुरु। देखिए, भारत के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में मंगलुरु जो है सबसे ऊपर है। मंगलुरु का सेफ्टी इंडेक्स जो है 14.2 है, जो इसे देश की सबसे सुरक्षित शहर बनाता है। यह रैंकिंग न्यूबियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार है, जो अपराध दर, कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा भावना पर आधारित है। गुजरात के वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत भी टॉप 10 में शामिल है, जो देश में सुरक्षा का उदाहरण है। दक्षिण भारत के अन्य शहर जैसे कि तिरुवनंतपुरम और चेन्नई भी सुरक्षित शहरों में हैं। देश के बड़े मेगापोलिस जैसे कि दिल्ली, मुंबई इस सूची में नीचे हैं, जहां सुरक्षा की चुनौतियां ज़्यादा हैं। यह रिपोर्ट जो है भारत के शहरी सुरक्षा स्थिति बेहतर बनाने और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मंगलुरु ने 49वें स्थान के साथ अपनी खास पहचान बनाई है, तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, जिस तरीके से मैंने आपको सभी आर्टिकल्स को, जो भी न्यूज़ था, जो भी आर्टिकल था, समझाने के मैंने प्रयास किया। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।